Let's start with the bank audit. बैंक ऑडिट में क्या होता है? एक्ट्स गवर्निंग द बैंकिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से एक्ट है? पहला तो हमने 2013 पीएमएलए एक्ट, 2002 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955, आईटी एक्ट 2002 एंड सरफेसी एक्ट। तो सात एक्ट है कंपनी से। पीएमएलए एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, आईटी एक्ट एंड सरफेसी एक्ट। नाउ अपॉइंटमेंट लेटर, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, फोर और मोर से फॉर्म हो सकता है। डिटेल्स में क्या क्या चाहिए? पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, पर्टिकुलर ऑफ अदर सेंट्रल ऑडिटर्स एंड प्रीवियस ऑडिटर्स ये भी तो थे। અને appointment and statement of division of work, जो भी division of work है वो, and scope of the assignment. Statutory branch audit carried out by a single CA firm. Statutory branch audit is carried out by a single CA firm. Now authority appointing the auditor. बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी एजीएम, क्योंकि वो कंपनी है तो एजीएम शेयर होल्डर्स में करते हैं। फिर नेशनलाइज्ड बैंक बीओडी, एसबीआई, सीएनडी करता है। रूरल रीजनल बैंक कंसर्न्ड ब्रांच, और ये जो एसबीआई और आरआरबी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्टेशन, और बैंक कंपनी और नेशनलाइज्ड बैंक में आरबीआई का कंसल्टेशन चाहिए होगा। नीड फॉर स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिटर फॉर्म, तो नीड ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिटर फॉर्म्स क्या आ जाती है? पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क आ जाती है, वॉल्यूमिनस स्केल ऑफ ऑपरेशंस, वॉल्यूमिनस स्केल ऑफ ऑपरेशंस। फिर आ जाती है आइटन डिपेंडेंसी, फिर फोर्थ आ जाता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फिर आ जाता है न्यू प्रोडक्शन सर्विसेज, जो यूपीआई पेमेंट्स और वो सब आ जाता है। फिर अपना ये पॉइंट आ जाता है, ये क्या है? स्टेजेस इन कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट। स्टेजेस इन कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट तो कौन कौन से? स्टेज 1 इनिशियल कंसिडरेशन, स्टेज 2 इज understanding the business operation, stage 3 is assessment, stage 4 is execution and stage 5 is reporting। तो अब पढ़ लेते हैं स्टेज 1 इनिशियल कंसिडरेशन क्या है। आदि तुलसी एंगेजमेंट टीम को बताओ। आदि से कंटिन्यूस, डी से डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, आई से इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, टी से टर्म्स ऑफ ऑडिटर एंगेजमेंट्स, टी से कम्युनिकेशन विद द with previous auditors and engagement team, establish engagement team। तो ए से है एक्सपेक्टेड कंटिन्यूएंस कैसे करना है। फिर डी से डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस जो भी है, आई से इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, टी से टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, सी से कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर्स, डी से एस्टैब्लिश द एंगेजमेंट टीम। नाउ सेकंड स्टेज 2 अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑपरेशंस में क्या करना है? क्या करना है? से बैंक के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करो। फिर बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो। आर से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या आ जाता है? पहला ओवरसेट बाय टीसीडब्ल्यूजी होना चाहिए। फिर आईएमएम ऑफ रिस्क, देयर इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क दैट आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द एक्टिविटीज। थर्ड है कंट्रोल एक्टिविटीज अबाउट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिमिट्स, एक्सेप्शंस, monitoring activities of IRMA and reliable information systems which provides information regarding financial, operational and compliance information। तो क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट में ईयर करना है। ईयर में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 पॉइंट है। ओवरसेट टीसीडब्ल्यूजी, आईएमएम ऑफ risks of significantly affecting control activities, फिर monitoring activities रेगुलर करते रहो, और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बना लो। फिर अपना आ जाता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या करना है? रफ्सो करना है। क्या करना है? रफ्सो करना है। रफ्सो। आर से आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम। एफ से assess risk of fraud through money laundering, से assess specific ID risks and उसे risk associated with outsourcing। तो risk assessment में 4 उसको identifying and assessing रोमम। F से assess risk of fraud during money laundering, S से specific ID risks and risk associated with outsourcing। now stage for execution में क्या करना है? engagement team का डिस्कशन करो, prepare responses to assess जो भी रिस्क है उसके रिस्पॉन्स डिजाइन करो, एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट की मटेरियलिटी कंसीडर करो, और कंसीडर द गोइंग का पांच पॉइंट क्या क्या है? पहला तो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, प्रिपेयर द रिस्पांस टू द असेस्ड रिस्क, फिर है एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, फिर है डिटरमाइन द ऑडिट मटेरियलिटी एंड कंसीडर द गोइंग कंसर्न। नाउ रिपोर्टिंग में क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, एलएफआर रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर्स टू बैंक, रेगुलेटर और गवर्नमेंट। नाउ इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड क्या है? एबीसीडीईएमआई से अकाउंटिंग मैनुअल्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज, बी से business continuity plans, business continuity plans, C से controls regarding the key aspects, accounts heads, expense booking and internal banking, data से data processing and interface integrity and security, exception reports, M से MIS reports, I से IT policy। Now key security aspects that an auditor need to consider। key security aspects क्या क्या है? CFCD, S से segregation of duties proper होना चाहिए, granting access, prevent unauthorized amendments in case of failure, system खुद रिस्टार्ट हो जाए। ई से एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, वेरीफाई डेली बेसिस, एक्सेस कंट्रोल, मैच द रिस्पांसिबिलिटीज, डेटा ऑथराइज्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए। नाउ कैश को कैसे अपन वेरीफाई करें? कैश की सिक्योरिटी कैसे करेंगे? कि जॉइंट कस्टडी 2 रिस्पांसिबल ऑफिसर्स के हाथ में है। टेस्ट चेक डेली करो, होल अगर होल चेक करना है तो ओकेजनली करो। फिर कैशियर नॉट टू हैव द एक्सेस टू कस्टमर लेजर, हाई वैल्यू पेमेंट्स टू बी मेड आफ्टर परमिशन ऑफ पीओ। तो जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो
प्रिंसिपल ऑफिसर का परमिशन लेने के बाद ही वो रिसेप्शन पेमेंट्स स्क्रॉल कंपेयर्स विद द कैश कॉलम ऑफ द डे बुक एंड लिमिट ऑन द पेमेंट पावर्स। नाउ लोन्स एंड एडवांसेस को चेक कैसे करेंगे? चेक द क्रेडिट वर्थिनेस डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एडवांसिंग द जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लो पैसा देने से पहले। फिर सफिशिएंट मार्जिन रखो सिक्योरिटीज में। received as written by the responsible officer, custody to responsible officer के हाथ में होना चाहिए। सिक्योरिटी टू बी रजिस्टर्ड इन जो भी सिक्योरिटी है वो बैंक के नेम पे है कि नहीं वो देख लो। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो पर्सनल इंक्वायरी कर लो। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सिक्योरिटीज है तो एडजस्ट ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट whichever is less, whichever is lower. Additional sanctioned temporary limit 20% of existing limit or 90 days. Irregular अगर आउटस्टैंडिंग है तो एचओ को रिपोर्टिंग करो। ऑपरेशन रिव्यू 1 ईयर में करो। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस नॉर्म्स ऑफ आरबीआई के हिसाब से करो। फंड्स डिसबर्स टू बी यूज्ड फॉर पर्पस दे वर टेकन फॉर। तो जो भी फंड्स डिसबर्स किए वो जिस पर्पस के लिए अपन को यूज करना है उसके लिए ही हो रहा है। फिजिकल पोजीशन एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट हाइपोथेटिकल गुड्स है तो उसका सरप्राइज चेक करो। प्रॉपर पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन करो। ना क्रेडिट कार्ड वर्थिनेस तो पहले तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करो। स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स प्रॉपर होना चाहिए। मर्चेंट में क्या है? प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट्स फॉर द ऑल द सेटलमेंट्स। फिर कस्टमर में क्या है? कस्टमर को चार्ज इमीडिएटली द कस्टमर्स अकाउंट सिस्टम टू सेंड स्टेटमेंट्स टू कस्टमर्स प्रॉम्प्टली। फिर फॉलोअप मैकेनिज्म में क्या है? सिस्टम मॉनिटर करो और फॉलोअप करो। आइटम्स ऑडियो अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक क्रेडिट करो और पीरियोडिक रिव्यू ऑन दैट बेसिस रिवाइज द लिमिट्स और डाउटफुल अमाउंट प्रोविजनिंग उसका कर दो। नाउ एसएलआर में क्या इंट्रोडक्शन? सीए से 12 तो उसको चेक करने के लिए 12 और डेज लो। इन डिफरेंट मंथ नॉट बीइंग फ्राइडे, फ्राइडे को मत जाना। वेरीफाई डिटेल एंड प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स क्या है? अंडरस्टैंड द जो भी सर्कुलर्स है उसको अंडरस्टैंड करो। ब्रांच ऑडिटर्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई ट्रायल बैलेंस और जो भी कैश है उसको वेरीफाई करो। फिर चेक द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डिटेल पोजीशन। कंपोजिशन ऑफ डिटेल में क्या क्या है? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में क्या क्या है? फिर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड इंक्लूड इन द कंपोजिशन। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड include in the composition and number of unaudited branches rely on the returns from those branches। तो अगर कोई भी अनऑडिटेड ब्रांचेस है तो जो भी रिटर्न्स वहां पे भरा जाता है उस पे अपन रिलाई कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आइटम दैट इज आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड। आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड क्या क्या है? पेड अप कैपिटल रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल लोन फ्रॉम आरबीआई, एक्सिम, एनएचबी, सिडबी, नबार्ड, bad debts recovered, amounts lying in Indian currency against payment of import bills, unadjusted deposit with linked branches for agency business to the extent of payment margins held, and sundry deposit। Now, एडवांसेस में चार चीजें क्या क्या चेक करेंगे? चेक द क्रेडिट, चेक का करेक्टनेस ऑफ द मास्टर डेटा। जो भी मास्टर डेटा है वो प्रॉपर है कि नहीं। ईच कस्टमर इज टैग्ड अंडर वन सिंगल कस्टमर आईडी वो देख लो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो भी है लगा दो। इंटरेस्टेड कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं। ऑल स्मॉल एडवांसेस सैंपल के बेसिस। लार्ज एडवांसेस ऑल चेक करो। फिर अपन आ जाता है अकाउंट्स एडवर्सली कमेंटेड, एग्जामिन प्रॉब्लम अकाउंट्स। ठीक है। नाउ एग्जामिनेशन ऑफ रिकवरेबिलिटी क्या क्या चेक करेंगे? रिव्यू पीरियोडिक स्टेटमेंट दैट इज स्टॉक स्टेटमेंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ऑडिट रिपोर्ट, बोरोज क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट जिसका भी टर्नओवर जिसका भी क्रेडिट लिमिट 10 लाख के ऊपर है उसका अपन को ऑडिट रिपोर्ट चेक करना है। क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, वेरीफाई द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस थ्रू सीबीएस विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। Verify the classification made by branch is appropriate, whether the secured and unsecured proportion are safeguarded properly, and compare the data of NPA. Now accounts regularized near the balance sheet date. If account regularized before balance sheet date by payment through genuine sources, do not rate the NPA. If subsequently branch has provided further funds to borrower, assess whether the repayment was out of genuine sources or not. If account indicates inherent weakness, account should be deemed as NPA। Now drawing power calculation, drawing power का calculation कैसे करेंगे? drawing power calculated as per the BOD guidelines। फिर sundry creditors stocks covered under LCN guarantees देख लो। conduct the stock audit and special focus on working capital advances to the construction business उसको देना चाहिए drawing power calculate करने के टाइम पे। टेम्पररी डिफरेंस कौन कौन से टेम्पररी डिफरेंस नहीं? दे आर टेम्पररी डिफरेंस, डोंट क्लासिफाई डायरेक्टली एज एनपीए। इनको डायरेक्टली एनपीए की तरह नहीं ट्रीट करो। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पावर है अगर बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग द लिमिट्स एंड नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स ऑन ड्यू डेट। स्टॉक स्टेटमेंट्स 3 महीने से ऊपर वाले नहीं होने चाहिए। स्टॉक स्टेटमेंट्स आर लेस देन 3 मंथ्स तो इरेगुलर हो जाता है। लिमिट्स नॉट रिव्यूड क्लासिफाई एज एनपीए इफ नॉट रिव्यूड विद इन 180 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ रेगुलर अकाउंट्स एंड डेट ऑन द ad hoc accounts। ad hoc sanctions not done on repetitive basis। Now what's the classification to be or wise and not the facility wise? facilities to be treated as NPA। particular facility अगर कोई भी एक facility NPA बन गई तो पूरा वही NPA बन जाता है। debits arising out of development of LC and invoke guarantees of government guaranteed advances CG classification guarantees invoke and repudiates classify as। अगर सीजी गवर्नमेंट
गारंटी इन्वोक कर देते हैं या फिर लिक्विडेट करते हैं तभी अपन को क्लासिफाई करना है एनपीए, अदरवाइज इट इज नॉट एन एनपीए, दिस इज नॉट फॉर इनकम रिकॉग्निशन। ये चीज इनकम रिकॉग्निशन पे नहीं लगेगी। स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल नॉर्मल बेस 90 days in case bank has not invoked central government guarantee. Though amount is overdue for long, it should be duly reported in LFR. Now, agricultural advances NPA norms determined by crop season SRBC norms on basis of all direct agricultural advances listed in Master Circular other than priority sector identification of NPA same as non-agricultural advances classify NPA if interest or principal overdue अगर टू क्रॉप सीजन है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो टू क्रॉप सीजन, अगर लास्ट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो वन क्रॉप सीजन में अगर वो ज्यादा से ओवरड्यू हो गया तो उसको अपन एनपीए कर देंगे। नाउ रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एडवांसेस, आरबीआई हैज गिवन गाइडलाइंस ऑडिटर्स should verify them, cannot restructure with retrospective effect. These accounts are intrinsically vague, so if provision is necessary, created on restructuring accounts will be downgraded from standard to substandard and एनपीए तो एनपीए ही रहेगा। नाउ सेल और परचेज ऑफ एनपीए तो पॉलिसी लेड बाय बीओडी के उसके अनुसार अपन को करना है, एटलीस्ट 2 years होल्डिंग होना चाहिए, फिर डज नॉट अज्यूम लीगल और ऑपरेशनल रिस्क ऑन कैश बेसिस ओनली अपन को सेल और परचेज करनी चाहिए। कैन नॉट परचेज विच इट हैड ओरिजिनली सोल्ड, अगर जो एनपीए उसने पहले खुद ने ही बेच दी थी उसको फिर से नहीं कर सकता, विदाउट रिकोर्स बेसिस होना चाहिए। नाउ सेल ऑफ एनपीए एनपीए रिमूव फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो देख लो सेल प्राइस अगर नेट बुक वैल्यू से कम है तो शॉर्टफॉल डेबिटेड टू पीएनएल है कि नहीं, अगर सेल प्राइस मोर देन नेट बुक वैल्यू है तो नॉट टू बी रिवर्स टू बी यूटिलाइज्ड टू मीट द शॉर्टफॉल or loss on account purchase of NPA. NPA purchase can be classified as standard in the books of purchasing back for 90 days. Thereafter, classification will be done on the basis of the recovery. Any recovery set off against the acquisition cost, then after profit recognized for purpose of capital adequacy 100% risk weight आ जाता है NPA को। Now कैपिटल में क्या करेंगे, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, कैपिटल टीयर वन शेयर कैपिटल रिजर्व्स, बैंक्स हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल देयरफॉर अवेलेबल फुल्ली टू कवर लॉसेस। सेकंड सर्टेन रिजर्व्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट लॉस absorption capacity of tier 2 is less than the tier 1 CRR, capital risk adequacy ratio, eligible total funds divided by risk weighted assets of balance sheet items into 100, मिनिमम सीआरआर 9% होना चाहिए, मिनिमम सीआरआर 9% होना चाहिए। फिर बोरिंग में क्या चेक करना, ऑप्टिन वेरीफाई कंफर्मेशन सर्टिफिकेट S505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। क्लियर डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द रीडिस्काउंट एंड रीफाइनेंस बोरोइंग एट शॉर्ट नोटिस, प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि नहीं वो देख लो ना। कंटीजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड as debts, फिर liability against partly paid investments, liability against forward exchange contract, and liability against contingencies, guarantee given on behalf of constituents in India and outside India, and acceptances, endorsements, and other obligations, उसको अपन को देखना है contingent liabilities के ऊपर। Now management representations क्या है, all transactions accounted are complete transactions entered after the due procedure, all transactions supported by the underlying documents, फिर all contingent liabilities properly disclosed and creation of provision and last evaluation as per AS29 हुआ है कि नहीं। नाउ नॉन करंट नाउ कंकरेंट ऑडिट में टाइप्स ऑफ कंकरेंट ऑडिट मतलब क्या, सबसे साथ साथ में जब जब काम हो रहा है तब तक ही हम करते रहे। बैंक ऑडिट एक टाइप का इंटरनल ऑडिट जैसा भी होता है। फिर इसमें क्या क्या चेक करने का, कैश, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, एडवांसेस, हाउसकीपिंग। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेक करने का, एलसी एडहेरेंस, जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट है वो चेक कर लो, एडहेरेंस विद आरबीआई गाइडलाइंस कर रहे हैं कि नहीं वो देख लो। फिर अकाउंटिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस देख लो, एफसीएनआर और अदर एनआरओ अकाउंट, एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है वो ड्यूली ऑथराइज्ड है कि नहीं, नोस्ट्रो अकाउंट विद इन लिमिट्स है कि नहीं, रिकंसिलिएशन बिटवीन नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट कौन करेगा, अगर अपॉइंटमेंट कौन कौन हो सकता है तो वो कौन स्टाफ हो सकता है जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज, ट्रेंड एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रांच है, एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है जिसका टेन्योर नॉट मोर देन 5 years होना चाहिए, सिंगल ब्रांच टेन्योर 3 years, एनी ओमिशन और कमीशन कंप्लेन टू आरबीआई, अगर कोई भी ओमिशन या फिर कमीशन किया है तो उसको कंप्लेन करके आरबीआई या फिर आईसीआई को। और रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, जोन वाइज रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सबमिट टू एसीबी बिफोर सबमिशन, डिस्कस विद ब्रांच मैनेजर, माइनर इरेगुलरिटीज है तो रिजॉल्व ऑन टाइमली बेसिस, अगर सीरियस इरेगुलरिटीज है तो रिपोर्ट टू कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, सीवीओ, ब्रांच मैनेजर, फॉलो अप एक्शन। ये अपना हो गया यहाँ तक। नाउ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, नेशनलाइज बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती है नहीं वो देख लो, रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस एडिक्वेट है कि नहीं, पीएनएल शोज ट्रू बैलेंस वो देख लो, एंड अदर मैटर्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सीजी
वो चेक कर लो ना. रिपोर्टिंग इन कंपनी एक्ट स्टेट द मैटर्स कवर्ड बाय सेक्शन 143. फॉलोइंग मैटर्स शुड बी डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस. तो जो भी पेंडिंग लिटिगेशंस है उसका इम्पैक्ट क्या है. मेक प्रोविजन ऑफ मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट टू आईईपीएफ. Dividend declared or paid in compliance with Companies Act 2013. I can use accounting software which have feature of collateral on CARO 2020. CARO 2020 applicable ही नहीं है अपना बैंकिंग एक्ट पे. LFR एक बार कुछ पढ़ लेना. और अदर रिपोर्ट्स रिपोर्ट ऑन ICFR, SLR, treasury operations, adverse credit, deposit ratio, and certificates on reconciliation of certificates and corporate guarantees should be given. This was it, bank audit.